नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शरीफ और यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज 8 तारीख है और 8 नवंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है, जिसमें बता दूं कि बिहार स्पेशल से संबंधित टॉपिक भी ज़्यादा होंगे आज, क्योंकि कुछ ऐसे डेटा आया है सामने, कुछ ऐसे न्यूज़ है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। ये कल बिहार के मुख्यमंत्री महोदय हैं, ये कल विधानसभा में भाषण दे रहे थे और इतना वाहियात भाषण दे रहे थे, इतना वाहियात बोल रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं टीचर हूँ इसलिए मर्यादित बोलूँगा, नहीं तो कुछ भी बोल सकता हूँ मैं इनको। इतना हद तक गिरा हुआ इनका भाषा था। देखिए, बोल सही चीज़ के बारे में रहे थे, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बोल रहे थे, लेकिन जिस असभ्य भाषा का उपयोग कर रहे थे ना, वो एक गटर छाप भाषा का प्रतिनिधित्व करता है और ये दिखाता है कि आपकी सोच जो होती है ना, वो जब आप फ्लो में बोल रहे हो तो बिना लिखा हुआ चीज़ जब पढ़ रहे हो तो आपकी सोच को दर्शाता है वो। तो यही इनकी सोच है जो कल इन्होंने बोला है सदन में। अगर नहीं पता हो आपको तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा और पढ़िएगा जाकर। अगर आप पढ़ भी लेंगे पूरी चीज़ें तो आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, किस आदमी के बयान को पढ़ रहा हूँ। उस तरह का तो इनका बयान था। खैर छोड़िए, इनको तो वो बयान दे के आगे बढ़ जाते, इनको कुछ पता भी नहीं चलता, बेशर्म होते हैं एक्चुअली नेता हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार में 65% रिजर्वेशन की बात हो रही है। 65% किसको? तो जो आपके जनरल के इतर लोग हैं उनकी बात हो रही है। बाकी जनरल कैटेगरी का 10% मिला देंगे तो 75% आरक्षण की बात होगी। यानी कि जो जनरल बॉयज़ हैं जो सामान्य में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में भी नहीं आते हैं, उनके लिए तो भाई नौकरी करना छोड़ ही दो, तैयारी करना छोड़ दो, कुछ और कर लो, वही सही रहेगा। क्योंकि देखिए 75% रिजर्वेशन का रूल लागू किया जा रहा है सरकारी नौकरी में और सरकारी भर्तियों में, शैक्षणिक संस्थानों में, हर जगह पर ये लागू होगा। इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्या आरक्षण ही सामाजिक सोशल जस्टिस का एकमात्र उपाय बच गया है इस देश में? क्या और कोई उपाय नहीं है? पिछले एक डेटा मैं बताऊंगा जिसमें इनकी सरकार का और इनसे पहले की सरकार का, आरजेडी की सरकार का पोल खुल गया है कल, लेकिन उस डेटा पर कहीं पर भी बातचीत नहीं हुई। जब बिहार में जातिगत जो आपका क्या बोलते हैं जनगणना का आंकड़ा आया था तो उस पर चारों तरफ बातचीत हो रही थी, जो कि सही था। भाई बातचीत क्यों नहीं होना चाहिए। और रिजर्वेशन मैं कोई गलत नहीं बोलता हूँ, पहले मेरी दोनों पक्षों को सुनिएगा, मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। कास्ट आंकड़े पर बहुत बातचीत हुई, लेकिन पता है कल क्या आया है आपको? कास्ट आंकड़ों के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे भी किया गया था एक, कि भाई बिहार में लोगों की स्थिति कैसी है, बिहार में लोगों का आर्थिक स्थिति कैसा है, कौन से लोग अमीर हैं, कौन से गरीब हैं। और उस डेटा के आधार पर आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि लोग गरीब हैं, अमीर हैं, नहीं हैं, लेकिन सरकारें जितनी आई आज तक ना, वो ज़रूर कामचोर थी, उन्होंने काम सही से नहीं किया। ये डेटा है। अब इन डेटा के आधार पर सबसे पहले तो नीतीश बाबू से और लालू जी से सवाल पूछना चाहिए था कि भाई साहब ये बताओ कि आपने किया क्या इतने सालों में। 30 साल से बिहार में हो आप लोग सरकार में, तो उस डेटा का आधार बताओगे। चलिए उस डेटा को देखते हैं हम लोग और देखते हैं ध्यानपूर्वक कि किस कास्ट के कितने % लोग अमीर गरीब हैं, क्योंकि उसका आप आंसर राइटिंग में उपयोग कीजिएगा, आरक्षण से जुड़ी हुई चीज़ों में उपयोग कीजिएगा और उसका आंसर राइटिंग जब आप उपयोग करेंगे तो आपके अंक ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। ओके, इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं। एक आता है कि बिहार एसआई की तैयारी करें या बीपीएससी की तैयारी करें। देखिए, भागिए मत। अगर आप एसआई की तैयारी करने जाएंगे बीपीएससी छोड़कर, ये सोचेंगे कि 2 महीने का समय है कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो ना तो इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। क्योंकि एसआई की तैयारी करने वाले कुछ कोर बच्चे भी होते हैं जो साल भर से इसी को घस रहे हैं। अगर एसआई के बच्चे बीपीएससी में आते हैं उनको भी दिक्कत आती है, क्योंकि साल भर बीपीएससी की तैयारी करने वाले उनको पछाड़ देंगे। तो 2 महीने पढ़कर ना तो एसआई होने वाला है ना बीपीएससी होने वाला है। तो किसी एक पर तैयारी कीजिए, किसी एक की तैयारी कीजिए, उसी से संभव हो पाएगा सब कुछ। ओके, ऐसे मत भागिए कि 2 महीने समय इधर भाग गए। इस 2 महीने में आपने मेंस की तैयारी को जो छोड़ा है ना, वो आपको बाद में पता चलेगा। जब 69 बीपीएससी का मेंस हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपने किस चीज़ को छोड़ा है। ओके, खैर छोड़िए इन सब बातों को, मुझसे पूछते हैं तो मैंने बता दिया है। और अपना पेड एक ग्रुप चलता है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, अगर 200 रुपये पर मंथ में। मुझे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। देखिए, बिहार में कितने लोग अमीर हैं, किस वर्ग के कितने लोग अमीर हैं, इस चीज़ को ज़रा ध्यानपूर्वक देखते हैं। जनरल क्लास, अपर कास्ट की बात हो रही है। प्रदेश में सामान्य वर्ग सवर्णों के कुल परिवार की संख्या 43,28,282 है। 43,28,282 के करीब में सवर्णों की संख्या है। इनमें से 25.09%, 25.09%, 1/4 आबादी जो है जनरल में से वो क्या है, तो गरीब है। ओके, सभी का देखिएगा, फिर आपको ये पता चलेगा कि जो आपके नेता होते हैं किस प्रकार से डिवाइड एंड रूल खेलते हैं आपके साथ में। आपको ईबीसी का आंकड़ा दिखाएंगे, आपको वो ओबीसी का आंकड़ा दिखाएंगे, बोलेंगे तुम्हारी संख्या ज़्यादा है, तुम्हें हक ज़्यादा मिलना चाहिए। हक किसको मिलना चाहिए? जिसके पास कुछ नहीं है उसको मिलना चाहिए। किसी के पास कुछ नहीं है
अभी मैं दिखाऊंगा सारा ऊपर से नीचे डेटा आपको। किसी के पास कुछ नहीं है, 3% 4% गरीबी का फ़र्क है अपर कास्ट, जनरल कास्ट और नीचे कास्टों में, कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन वो आपके साथ खेलेंगे क्योंकि उनको रूल करना है आपको, ठीक ना। देखिएगा ध्यानपूर्वक से, है ना, निष्पक्ष होकर देखिएगा। मैं निष्पक्षता के साथ आइए आपको पढ़ाऊंगा। ओके, देखिए क्या लिखा, बैकवर्ड क्लासेज, पिछड़ा वर्ग के कुल परिवारों की संख्या 74,73,529 है। इनमें से 33.16%, जनरल हो गया 25, ये हो गया 33.16%, उसी के आसपास का आंकड़ा। ओके, फीसदी यानी कि 24,77,970 परिवार गरीब हैं, किसमें, तो बैकवर्ड क्लासेज में। ईबीसी में चलते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 98,84,904 परिवार हैं, संख्या ज़्यादा है। इसकी संख्या जनरल से ज़्यादा थी, इसकी संख्या ओबीसी से भी ज़्यादा है। तो यानी कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उसमें गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। 33.58% परिवार गरीब हैं, इनकी संख्या 33,19,509 है। इसमें भी कितना, 33.58%। ओके, देखते रहिएगा। एससी में आ जाइए। एससी की आबादी मात्र कितना है, 54,72,024 है मात्र आबादी एससी की। इसमें सबसे अधिक है 42.93% गरीब लोग हैं। 42.93% एससी आबादी जो है बिहार में, वो गरीबी रेखा में गरीब है। गरीबी डिसाइड करने का जो पैरामीटर है बहुत कमज़ोर है। वो गरीबी डिसाइड करने का जो पैरामीटर है, अगर उसमें सुधार नहीं किया गया तो यकीन मानिए 42% 72 होगा, ये 33-43 होगा, ये भी 33-43 होगा, ये भी 25 कम से कम 30% होगा। क्योंकि 6,000 रुपये आपने मंथली रखा हुआ है कि 6,000 इनकम जिसकी हो रही है वो गरीब नहीं है। मान लीजिए कि जिसका 6500 इनकम है, क्या वो गरीब नहीं है क्या? 6500 रुपये में क्या होता है आजकल? नेताजी को दे दीजिए 65 रुपये, बोलिए कि देखिए 1 महीने जी कर आप जी पाते हैं क्या? बताइए मुझे। चलिए अगला क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब। इनका भी 42.70% आबादी जो है वो क्या है, गरीब में आता है। 42.70, यानी कि एससी और एसटी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो लगभग में गरीब ही है। ओके, आधे से थोड़े से कम। अगला क्या है, अदर कास्ट। अन्य जातियों परिवारों की कुल संख्या 39,935 है। इनमें से 23.72% गरीब हैं, 23.72%। ओके, बिहार में सभी जातियों परिवारों की कुल संख्या 2,76,68,930 है। इनमें से कुल गरीब परिवारों की संख्या 94,42,786 है। यह सभी समाज की कुल परिवारों की संख्या का 34.13% है। बिहार की 34.13% आबादी जो है वो अत्यंत गरीब है, जिसकी मासिक आय 6,000 रुपये से भी कम है। यानी कि जिसका 6500 मासिक आय है उसको हमने इसमें नहीं गिना है, जिसका 7,000 रुपये मासिक आय है उसको नहीं गिना है, जिसका 8,000 रुपये मासिक आय है उसको नहीं गिना है। 8,000 रुपये मासिक आय, 7,500 रुपये मासिक आय, 6,500 रुपये मासिक आय वाले गरीब नहीं होते हैं क्या? कौन सा आंकड़ा है ये? 34.31%। कम से कम ये आंकड़ा पता है कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए, अगर सही से गरीबी कैलकुलेट किया जाएगा तो। और 30 सालों से अभी दोनों पार्टी सरकार में, एक आरजेडी की सरकार है और एक जेडीयू की सरकार है। अब इन्होंने जवाब नहीं दिया, इन्होंने पता है क्या राग खेल दिया, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, इनके काम चोरी का जवाब नहीं है इनके पास। इन्होंने किस चीज़ का खेला कि बेटा हम तुमको आरक्षण देंगे, कितना परसेंट, 75% आरक्षण देंगे तुम सबको, चिंता मत करो, सबको गरीबी से निकालेंगे। फिर 20 साल बाद यही चीज़ होगा कि तुम गरीबी से नहीं निकल पाए, फिर से लो ये चीज़। ऐसे नहीं होता है काम। ये जो आपको दिया जा रहा है आरक्षण की फैसिलिटी, ठीक है, ज़रूरी है कुछ कास्ट के लिए, बहुत ज़रूरी है, मैं नितांत ज़रूरी मानता हूँ इसको हमारे सिस्टम के लिए, लेकिन ये सामाजिक न्याय का एकमात्र समाधान नहीं हो सकता है। अगर गवर्नमेंट जॉब मिलने से किसी को गरीबी कम हो जाती है तो सबसे अच्छी उपाय है कि बिहार में जितने टोटल परिवार हैं गरीबों की, उनको गिन लीजिए एक बार में, कास्ट छोड़कर, कि भाई अपर कास्ट ले लीजिए, लोअर कास्ट ले लीजिए, सबको लेकर एक एक गवर्नमेंट जॉब सभी के घरों में दे दीजिए। अगर गवर्नमेंट जॉब ही समाधान है तो इतने तो निकाल ही सकते हैं ना। 1 लाख में 10 लाख, 1 साल में 10 लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो निकालिए ज़रा, हो जाएगा, सबका गरीबी का समाधान हो जाएगा। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये करना नहीं चाहते। चलिए आगे बढ़ते। देखिए यहाँ पर ये आंकड़ा दिया हुआ है, आंसर राइटिंग में इसको किस प्रकार से उपयोग करना है। तो जहाँ पर भी आपको पक्ष और विपक्ष के मुद्दे लिखने हो तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को यूज कीजिएगा और ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि गरीबी जो होता है वो गरीब होता है, केवल उसका कोई कास्ट नहीं होता है। गरीब जो होता है उसकी अपनी समस्याएँ होती हैं। हाँ, जातिगत रूप से गरीबी की समस्याएँ कुछ ज़रूर बढ़ जाती है। अगर कोई जनरल कास्ट का गरीब है और कोई एससी का गरीब है तो दोनों के जीवन की समस्याएं अलग अलग होंगी। मैं इस चीज़ से पूरी क्या बोलता हूँ, एग्री करता हूँ। दोनों के जीवन की समस्याएं अलग अलग होंगी।
ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या आंकड़ा है। 6000 से कम आय वाले 94 लाख परिवार गरीब हैं। 6000 से कम आय वाले, अब सोच लीजिए, अभी मैंने बताया ना आपको 6K रखा गया है आय का मात्र पैरामीटर। 6000 आय वाले लोग गरीब नहीं होते हैं क्या? 6100, 6500, 7000, यार जिसकी मंथली इनकम 20,000 भी है ना बिहार में, वो भी सही से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता अगर परिवार की जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाए तो। क्योंकि महंगाई का ज़माना है, 100 लीटर तेल पेट्रोल बेच रहे हैं आप, 6000 वाले को गरीब नहीं मान रहे हैं, बताइए। बिहार में कास्ट सेंसस में 6000 रुपये से कम मासिक आय वाले परिवारों को गरीब माना गया है। इसके आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश की एक बड़ी आबादी गरीब है। राज्य परिवारों की कुल संख्या 2,76,68,930 है, जो गरीबों की श्रेणी में आते हैं। ओके, अगला क्या है? अगला है कि 6000 रुपये से कम आय वाले कुल परिवारों की संख्या कितना है? तो 94 लाख है, जिनका आय कितना है? 6000 से कम है पर मंथ। यह कुल संख्या का 34.13% है। वहीं 6000 रुपये से 10,000 रुपये तक मासिक आय वाले आ गए 81,91,390 है। यह कुल संख्या का 29.61% है। अब ले लीजिए, 6000 से 10,000 का भी है। अब दोनों को जोड़कर देख लीजिए कितना परसेंट आंकड़ा निकलता है। 10,000 रुपये से 20,000 रुपये मासिक आय वालों की संख्या 49,97,142 है। यह कुल संख्या का 18.06% है। यानी कि बिहार की कुल जनसंख्या का मात्र 18.06% है जो 10,000 से 20,000 रुपये के बीच में कमाते हैं। प्रदेश में महीने 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक कमाने वाले परिवारों की संख्या मात्र 9.83% है। मात्र 9.83% आबादी ऐसी है जिसकी 20,000 से ज़्यादा और 50,000 से कम के बीच में आय है। ये समझ में आ रहा है? ये सब आंकड़े क्या दर्शाते हैं कि क्यों बिहार का जो सोशियो इकोनॉमिक जो आपका स्ट्रक्चर है वो इतना कमज़ोर क्यों दिखता है, हर रैंकिंग में बिहार इतना कमज़ोर क्यों दिखता है। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो इतने गरीब लोग हैं इनका जो उत्थान नहीं हो पाया, इसके लिए दोषी कौन है, जिम्मेवार कौन है? किसी की भी तो अकाउंटेबिलिटी बनेगी ना भाई, कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना कि इतने सारे लोग गरीब हैं तो क्यों हैं, कोई तो जिम्मेदारी लेगा। जब पीडीएस सिस्टम दिया जा रहा है, जब सुशासन की सरकार चली आ रही है, जब महिलाओं की सरकार चली आ रही है, जब जातिगत सरकार चली आ रही है, जब सामाजिक समता की सरकार आ रही है, जब समाजवादियों की सरकार चली आ रही है। समाजवाद कहते हैं लालू जी और नीतीश जी खुद को। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं बस आपकी तरफ से बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी होता है बोलना। क्यों बोलना ज़रूरी होता है? क्योंकि वाकई ये आंकड़ा जो है ये सही नहीं होता है। ज़रा मुझे बताइएगा, ये मजाक नहीं है क्या? जिनकी आय 7200 रुपये पर मंथ है, क्या उनको हम बोले कि नहीं तुम गरीब नहीं हो? ये उनके साथ मजाक नहीं होगा। 7200 रुपये पर मंथ में क्या होता है? अगर आप दिल्ली के घटिया से इलाके में रहने आएंगे तो मंथली किराया इससे ज़्यादा हो जाता है गुरु। तो ये कहाँ से हो गया? ये गरीब नहीं है क्या? उनको जाकर बोलो कि तुम गरीब नहीं हो, देखो फिर वो तुम्हारी गरीबी दिखाते हैं। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। सरकारें जवाब देने की जगह पर अलग अलग क्या करें, पैतरे खेल रही है आप लोगों के साथ में। 50,000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले परिवारों की संख्या 10,79,466 है। जिनकी आय 50,000 से ज़्यादा है मात्र ओनली 3.90% है बिहार की आबादी के। प्रदेश में कुल ऐसे परिवार भी हैं जिन्होंने अपनी आय की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। ऐसे परिवारों की संख्या 12,37,000 है। यह कुल जनसंख्या का 4.5% है। 4.5% आबादी ऐसी है जिन्होंने बोला कि हम अपनी आय की जानकारी देंगे ही नहीं आपको। बहुत सही किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवर्णों में सबसे ज़्यादा गरीब कौन? अब इस चीज़ को देखते हैं। जातिगत आंकड़ा आया है चूँकि, तो सवर्णों में जो भूमिहार कास्ट है वो सबसे ज़्यादा गरीब है, जिसको बिहार में डोमिनेंट कास्ट माना जाता है। भूमिहारों को एक डोमिनेंट माना जाता है। वो क्या है? तो वो सबसे ज़्यादा गरीब हैं सवर्णों में। उच्च जातियों में सबसे ज़्यादा गरीबी किन लोगों में है? तो भूमिहार लोगों में है। बिहार में सवर्ण परिवारों की कुल संख्या 43,28,000, मैं बार बार हज़ार पर दे रहा हूँ, 43,28,828 है। इनमें से 25.09% यानी कि इतने परिवार गरीब हैं। सवर्णों भूमिहार सबसे ज़्यादा गरीब हैं। जो भूमिहार लोग हैं उनमें गरीबी सबसे ज़्यादा है। सवर्णों की बात करें अगर हम लोग तो इनके परिवारों की कुल संख्या 8,38,447 है। इनमें से 2,31,221 यानी कि 27% जो भूमिहार हैं वो क्या हैं? तो गरीब हैं। 27% भूमिहार जो हैं वो मिनिमम में 27.5% लिखा हुआ है। ये क्या है? तो सवर्णों में सबसे ज़्यादा गरीबी किन में है? तो भूमिहारों में है। उनकी आबादी का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा जो है वो गरीब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बाद गरीब परिवार के प्रतिशत को हमको देखें तो उसके बाद शेख, ब्राह्मण, राजपूत, पठान, सैयद व फिर कायस्थ आते हैं। ये सब गरीबी का आंकड़ा है। अगर क्रम में लगाएंगे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा।
शेखों की संख्या 10,38,888 है। इनमें से 25% यानी कि 2,68,000 परिवार गरीब हैं। ब्राह्मण परिवारों की संख्या 10,76,000 के आसपास है। इसमें से 25% यानी कि 2,72,000 जो हैं वो गरीब हैं। ओके, और वो भी गरीबी का पैमाना क्या है, तो 6,000 रुपये पर मंथ है, उसकी बात हो रही है। राजपूतों की संख्या है 9,53,000। इनमें से 24% यानी कि इतने परिवार जो हैं वो गरीब हैं, 24%। ओके, पठान खान परिवार 1,89,777 है। इसमें से भी 22% जो हैं वो गरीब हैं। सैयदों की संख्या इतनी है जिसमें से 10,540 परिवार जो हैं ये गरीबी में आते हैं। कायस्थ में अगर देखें तो 13% हैं जो कायस्थ में गरीबी में आते हैं, लाला जिनको बोलते हैं। और 45 लाख लोग दूसरे राज्य विदेश में कर रहे हैं काम। कितने? 45 लाख। अंदाज़ा लगा लीजिए, ये 45 लाख सरकारी आंकड़ा है, तो रियल आंकड़ा क्या होगा? सरकारी आंकड़ा हमेशा कम होता है। बिहार के 13 करोड़ 7 लाख आबादी में मात्र 3.5% लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। विदेश में काम करने वालों की 0.17% हैं। दूसरे राज्यों में काम करने वालों की संख्या 45,78,000 है। विदेश में काम करने वालों की संख्या 21,07,499 है। प्रदेश के अंदर में मूल निवास स्थान से दूसरे शहर या जगह पर काम करने वालों की संख्या इतना है, यह कुल आबादी के 1.22% है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई के लिए छात्रों का पलायन। पढ़ाई के लिए छात्रों का बहुत बड़ी मात्रा में पलायन होता है। बिहार में आंकड़े बताते हैं कि 13 करोड़ कुल आबादी में 5,52,000 छात्र पढ़ने के लिए दूसरे राज्य में गए हैं। विदेश जाने वालों की संख्या 23,738 है पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई के लिए भी लोग जाते हैं बाहर। बहुत सारे लोग क्यों जाते हैं बाहर? क्योंकि अपने यहाँ पढ़ने लिखने का भी साधन उतना सही ढंग से विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एक बिहार का कास्ट सेंसस तो आपको पता था, लेकिन इकोनॉमिक सेंसस जो था ये ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि इससे आपको समग्र रूप से ये पता चलता है। और देखिए, जब आप कास्ट सेंसस के पॉजिटिव पॉइंट लिखें ना कास्ट सेंसस का, तो उस समय हर समय ये जरूर लिखिएगा कि केवल जातिगत जो सर्वेक्षण नहीं किया गया है, बल्कि आर्थिक सर्वेक्षण भी किया गया है राज्य में, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चले। इससे टारगेट करके अगर हमें योजना बनानी पड़ेगी, जो ऐसा बिहार सरकार ने बोला है, तो वो हम बना पाएंगे आसानी से। तो ये पता रखिएगा थोड़ा सा। और कुछ कास्ट के डेटा भी ध्यान में रखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। जैसे सवर्णों में कौन गरीब हैं, ये सब तो आपको याद हो गया होगा, मुझे पता है याद ही हो गया होगा बहुत सारे लोगों को, तो आंकड़ा नहीं लेकिन जाति याद होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको क्या कहूँगा कि बस ये याद रखिएगा कि जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी में कौन कितना गरीब है, आंकड़ों सहित ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आरक्षण की बातों पर आ जाते हैं। आरक्षण की नीति में सुधार की बात की गई है। 65% रिजर्वेशन के कोटाओं करने की बात की गई है। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। पहला चीज़ क्या मैं बताऊंगा? पहला चीज़ ये बताऊंगा कि मैं आरक्षित वर्ग में नहीं आता हूं, और ना ही मैं इसका विरोधी हूं कि नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि मिलना चाहिए, लेकिन उनको मिलना चाहिए जिनको ज़रूरत है। पहली बात तो ये, उनको नहीं मिलना चाहिए जो अच्छे खासे परिवार से संपन्न लोग हैं और पैसे भी हैं उनके पास, अच्छी स्कूलिंग भी मिली है, शहर में आकर पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, और वो अपने ही हक का, अपने ही कास्ट के, अपने ही समुदाय के लोगों का हक खा रहे हैं दूर बैठ के। ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। साफ साफ स्पष्ट रूप में मैंने कह दिया। अब आगे आते हैं आरक्षण की बातों पर। आरक्षण आपको पता है कि आज़ादी के पश्चात ही लागू हो गया था, लेकिन किन के लिए लागू किया गया था? तो एससी और एसटी वर्ग के लिए लागू किया गया था, जिनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनको इंसान मानने से मना कर दिया गया था भारत में। और ये तो सच है कि भाई उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती थी और होती है अभी भी। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर पानी और मंदिर भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए इनके लिए आरक्षण लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अगर आप जानते होंगे, तो उन्होंने इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या किया था? फाइट किया था, और अंततः इसको संविधान में स्थान भी दिया गया, और देना भी चाहिए था। लेकिन बात आई फिर मंडल कमीशन की। मंडल कमीशन की बात है। मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 27% ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेज जो हैं, जो एससी एसटी को छोड़कर हैं, उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए, और उस रिजर्वेशन को लागू कर दिया गया था। उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट में जब उसको चैलेंज किया गया, तो इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आरक्षण जो है सही है, लेकिन 50% आरक्षण की सीमा को उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और कभी भी आरक्षण को प्रशासनिक दक्षता के ऊपर वरीयता नहीं दी जाएगी। 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ 50% की सीमा का उल्लंघन किया और उसको जायज़ भी माना सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे तमिलनाडु राज्य में पहले से ही 62% ज़्यादा आरक्षण की सीमा लागू थी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखिए, 2019 ईस्वी में चुनाव था, तो 2019 ईस्वी में भारत सरकार ने क्या किया, मोदी जी की गवर्नमेंट ने क्या किया, EWS, अदर जो इकोनॉमिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए आरक्षण लाया गया। जनरल वर्ग में जो इकोनॉमिक रूप से पिछड़े लोग थे, गरीब लोग थे, जिनकी मासिक आय 8 लाख रुपये से, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, और उनके और भी पैरामीटर है, शहर में कितना बड़ा घर है, घर में गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, उन लोगों को आरक्षण दिया गया।
और उस आरक्षण को नाम दिया गया EWS आरक्षण। और जो आरक्षण की सीमा थी 50% तक आरक्षित वर्ग थे, उसमें 10% जोड़कर 60% आरक्षित वर्ग कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया गया कि आप 50% आरक्षण का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण को वैध मान लिया और उसको दे दी कि भाई इकोनॉमिक आधार पर भी जो हमारा नया बदलता स्वरूप है, असमानता का नया स्वरूप है, उसमें जाति के साथ साथ इकोनॉमिक फैक्टर भी मायने रखता है। अगर कोई गरीब है तो वो केवल गरीब है, वो किसी भी कास्ट का होगा तो वो गरीब होगा, उसके जीवन में समस्याएं होंगी, उसको क्या मिलना चाहिए, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को वैध बोल दिया। तो अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की एक चीज़ के वैध बोलने से क्या हो गया कि इंदिरा साहनीवाद में जो 50% का एक बैरियर लगाया गया था, ये बैरियर टूट चुका है। ये बैरियर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। यानी कि EWS आरक्षण लागू करने के बाद वो बैरियर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो 50% की सीमा वाला था। अब कौन सा बैरियर है, तब कोई बैरियर नहीं है। अब एक ही चीज़ है कि अब जितना आप आरक्षण दे सकते हैं दीजिए, जितना तक खींच कर ले जा सकते हैं ले जाइए। सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज जरूर किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज के बावजूद भी 6 साल 5 साल बाद ही फैसले होते हैं, तो वो चीज़ देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी अगर बैरियर की बात करें तो क्या बैरियर है, नहीं है बैरियर। वो अभी 60% रिजर्व था, इससे पहले 60% रिजर्व था। कितना, 60% रिजर्व था। और EWS को मिलाकर और क्या था, तो 40% जो था। इसमें सामान्य वर्ग होता है, सामान्य वर्ग में, लेकिन इसमें सामान्य वर्ग में जो इस 60% के लोग हैं, अगर वो मार्क्स ज़्यादा लाते हैं तो उनका मेरिट कहाँ से कहाँ आ जाता है, इसी 40% में आ जाता है। वो यहाँ पर एक सीट ज़रूर उठा ले जाएंगे और यहाँ पर उनका जो सीट है रिजर्व में वो खाली हो जाता है। अगर कोई SC बच्चा है, अगर उसने रिजर्व का जो जनरल कास्ट है उसका अगर उसने जो आपका कट ऑफ होता है वो क्लियर कर लिया तो वो जनरल में फिर आ जाता है और वो फिर जनरल का एक सीट खाएगा। EW और SC में एक सीट जो होगा वो खाली रह जाता है। तो ये आपके देश में रिजर्वेशन का मुद्दा है। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी जो वर्तमान में 60% है, किसको लेकर, EWS प्लस जो रिजर्व कैटेगरी है उनको लेकर, इसको हम बढ़ाकर कहाँ पर करने जा रहे हैं, टोटल को 75% करने जा रहे हैं। यानी कि 15% कोटा जो और था, जो अनरिजर्व में था, उसको भी हम समाप्त करने जा रहे हैं। उसको भी हम किस में मर्ज कर देंगे, तो इसी में मर्ज कर देंगे। और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 75% रिजर्व हो जाएगा। यानी कि अगर कहीं पर 100 सीटें आती हैं, 100 सीटें मान लीजिए कहीं पर आती हैं और स्पेसिफिक रूप से सिर्फ 100 सीटें आती हैं, कास्ट वाइज नहीं आता है, इसमें से 75 सीट ऐसे होंगे जो रिजर्व होंगे। यानी कि जिसकी मंथली आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा है और जो रिजर्व भी नहीं आता है, या दूसरे राज्य के बच्चे अगर बिहार में अप्लाई करते हैं तो वो सब के सब किस में आ जाएंगे, इसी 25% में फाइट करेंगे। यानी कि एक ट्रूथ मैं बताता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। यानी कि आज अगर कट ऑफ जा रहा है कितना, आज अगर कट ऑफ जा रहा है 90 नंबर जनरल बॉयज़ का, तो ये लागू होने के बाद कम से कम इस कट ऑफ में 15 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। मिनिमम 105 के आसपास में कट ऑफ जाएगा उसी एग्ज़ाम में, उसी पेपर में। तो ये रही आपका एक पक्ष। लेकिन दूसरा पक्ष भी है इसका, उन चीज़ों को भी ज़रा ध्यान से देखते हैं। आरक्षण से जुड़े मुद्दे, शिक्षा और रोजगार की गुणवत्ता पहला है, और पक्ष और विपक्ष दोनों में मुद्दे समझाऊंगा आपको, दोनों को ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। ओके। आरक्षण नीतियाँ मुख्य रूप से शिक्षा और सरकारी नौकरी तक पहुँच को लक्षित करती है। हालांकि यह चिंता है, ये एक चिंता है कि ये नीतियां दीर्घकाल में शिक्षा और कार्यबल की गुणवत्ता समझौता करती है, क्योंकि उम्मीदवारों का चयन योग्यता के बजाय कोटा के आधार पर किया जा सकता है। ये एक समस्या बताई, विपक्ष में एक पॉइंट है। ओके। प्रतिभा पलायन, कुछ लोगों का तर्क है कि आरक्षण नीतियों से प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन की स्थिति बन सकती है। आप मुझे बताइए कि मान लीजिए MD का एग्ज़ाम होता है, MD के एग्ज़ाम में एक जनरल बच्चा लेकर आया 98 नंबर और उसको आपने सीट नहीं दिया, और एक रिजर्व कैटेगरी का बच्चा लाया 50 नंबर, उसको आपने सीट दे दिया। तो ये 98 वाले में प्रतिभा है, ये झट से देश के बाहर जाएगा, कहीं से MD कर लेगा और वहीं पर बस जाएगा, बोलेगा कि हमें वहाँ जाना ही नहीं है जहाँ पर प्रतिभा का सम्मान नहीं होता है। ये पक्ष और विपक्ष मैं आपको केवल और केवल पॉइंट बता रहा हूँ, समझिएगा इस गहराई को जाकर जरा सा, और बाकी कुछ भी नहीं समझना है, ज़्यादा माइंड नहीं दौड़ाना है, फ्रेश रखिए तो अभी आप समझ पाएंगे चीज़ों को। ओके। 22 मत होइए कहीं भी। अगला क्या है, अगला है कि ब्रेन ड्रेन वगैरह की स्थिति बन सकती है, जहां अनारक्षित श्रेणी के प्रतिभाशाली व्यक्ति आरक्षण प्रणाली के भेदभाव से बचने के लिए अध्ययन या काम की तलाश में विदेश का रुख कर सकता है। इससे देश के भीतर प्रतिभा की हानि की स्थिति बन सकती है और बनती है इससे कारण। ओके। आक्रोश विभाजन, आरक्षण कभी कभी समाज के भीतर सामाजिक व आर्थिक विभाजन पैदा कर देता है, और यही मुख्य मकसद होता है किनका, हमारे नेताओं का। आप मुझे बताइए, सबसे पहले अगर आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है तो किन से जवाब मांगना चाहिए था, सरकारों से, कि पिछले 75 साल में आपसे सामाजिक जस्टिस, सोशल जस्टिस नहीं स्थापित हो पाया क्या, आपने कुछ काम किया क्यों नहीं, कि आज भी आपको इसी चीज़ के सहारे के बदौलत जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर लाना पड़ रहा है। ये ज़रूरी चीज़ है
लेकिन जो संविधान जिस समय लागू किया उस समय तो ये रखा गया था कि भाई आने वाले समय में धीरे 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 करके जब हमारा समाज ऊपर उठ जाएगा तो हम इस चीज़ को कम करते जाएंगे धीरे धीरे, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि मान लीजिए एससी वर्ग का कोई आदमी अगर सरकारी जॉब लेकर ऊपर आ चुका है, तब हम जो बाकी के एससी लोग बच गए जिनको सरकारी जॉब नहीं मिला है उनको लक्षित कर पाएंगे हम। यही तो था ना टारगेट, कि भाई सबको ऊपर लाना है धीरे धीरे। ये थोड़ी नहीं था कि जो ऊपर आ गया उसी के बच्चों को और ऊपर उठाते रहना है धीरे धीरे। बाकी गांव में अगर कोई आदमी गरीब है, एससी कैटेगरी का है, तो वो वहीं रहे, और शहर में बाल बच्चे पढ़कर अमीर हो जाएं और सरकारी नौकरी उठा ले जाएं। तो ये भी तो है कि यानी कि एक कास्ट के अंदर जो पहले जिसका शोषण हो रहा था, कहीं ना कहीं वही अपने कास्ट का हक मार रहा है आज। तो ये भी तो एक मुद्दा है जिसको आपको समझना चाहिए। ये क्या करता है, सामाजिक भेदभाव क्रिएट करेगा, सिर्फ अपर कास्ट लोअर कास्ट में नहीं, बल्कि एक कास्ट के भीतर भी कहीं ना कहीं सामाजिक विभेद को क्रिएट करेगा। कि एक आदमी किसी वर्ग से, जहाँ मान लीजिए ओबीसी वर्ग से किसी एक आदमी के घर में नौकरी मिल चुकी है और वो अच्छा खासा कर चुका है, लेकिन वो अपने बाल बच्चों को अच्छी स्कूलिंग में पढ़ा रहा है, वो खूब कॉन्वेंट ऑन्वेंट से पढ़ा कर अपने बच्चों को रखा हुआ है, और उसका आप कंपटीशन किससे करवा रहे हैं, तो गाँव रहने वाले किसी ओबीसी से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी सामाजिक विभेद आपका क्रिएट होता है। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा कि एक जाति के अंदर भी सामाजिक विभेद क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। अक्षमता, भ्रष्टाचार, आरक्षण नीतियाँ कभी कभी अक्षमता, भ्रष्टाचार, जाति प्रमाण पत्र में हेरफेर के कारण दूषित भी हो जाती है। ये मुद्दे प्रणाली की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकते हैं, विकास बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। लक्ष्यीकरण का अभाव, आरक्षण नीतियां प्रायः व्यापक श्रेणियों पर निर्भर करती हैं, जो उन श्रेणियों के सबसे वंचित व्यक्तियों को सटीक रूप से लक्षित नहीं कर पाती। यही मैंने बताया कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है उसको पता भी नहीं होता है कि रिजर्वेशन नाम का चीज़ क्या होता है। संभव है कि आरक्षित श्रेणी के कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तरह वंचना का शिकार नहीं हो, फिर भी इसका लाभ उठा रहे होंगे। अगला क्या है, कलंक और रूढ़िवादिता। आरक्षण से कभी कभी आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए कलंक और रूढ़िवादिता के सामने की स्थिति बन जाती है, जो उनके आत्मसम्मान और समग्र विकास को प्रभावित करता है। अगला क्या, आर्थिक विकास बनाम सामाजिक विकास। आरक्षण नीतियाँ सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति रखती है, लेकिन संभव है कि वे प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक असमानताओं को संबोधित नहीं करें। असमानता को दूर करने और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक विकास भी महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक शोषण, आरक्षण नीतियों को कभी कभी उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए भी किया जाता है, जहां दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के बजाय अल्पकालिक राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में केंद्रित किया जाता है। जहां पर आप ये नहीं सोचते हो कि दूर में जाकर इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, आप हमेशा शॉर्ट का सोचते हो, क्योंकि आपको सत्ता प्राप्त करनी होती है, आपको क्या प्राप्त करना हो, तो शक्तियाँ प्राप्त करनी, तो पावर प्राप्त करना होता है। ये कुछ इसके विपक्ष में पॉइंट थे। पक्ष में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं बंधुओं? पहला कि इससे क्या होगा, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, जो कि बेहद जरूरी होता है। सरकार का तात्पर्य ही होता है सरकार उनके लिए काम करेगी जिनकी क्या है, जिनकी पहुंच बहुत कम है, जो गरीब हैं, जो कुचले हुए तबके हैं, जो उन पर सामाजिक बाध्यताएं बहुत ज़्यादा है, उनके लिए काम करेगी। इसलिए इस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती है। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है भाई, दूसरा ये हो सकता है कि टारगेटेड करके जब आपको डेवलपमेंट करना है तो हमें उन लोगों को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा पूछ देकर, जिनको क्या है, जिनको हमेशा सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है, सामाजिक रूप से बाध्यता का सामना करना पड़ा है। और तीसरा क्या है, इकोनॉमिक डेटा का आधार पर आप देख सकते हैं कि जनरल में अगर 25% लोग गरीब हैं, तो अदर बैकवर्ड क्लासेज और ईबीसी एससी एसटी में गरीबों की संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इनको आगे लाने के लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इनको पुश तो लगाना ही पड़ेगा। उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हम इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे रोजगार के स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हो और क्या हो, सरकारी नौकरी और बाकी चीज़ों पर डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कम हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग, एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, सरकारी एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, केवल रिजर्वेशन देने से थोड़ी ना होगा गुरु, उनके पढ़ने का भी तो इंतजाम करो, स्कूल तो अच्छा करो, प्राइमरी स्कूल माध्यमिक स्कूल जो आपका होता है वो बदतर स्थिति में होता है, उसको तो अच्छा कीजिए, तब तो गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, तब तो नौकरी मांगने के लिए भी तैयार होंगे। नहीं तो नौकरी कहाँ से करेंगे, वो वहाँ भी छट जाएंगे बेचारे, पीटी नहीं पास कर पाएंगे। तो ये भी क्या है, ये भी एक समस्या है, ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं आप। अगला क्या लिख सकते हैं, अगला लिख सकते हैं कि डीपीएसपी का ये दिया हुआ है कि भारत सरकार जो है किसके लिए काम करेगी, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए काम करेगी। डीपीएसपी का ये लक्ष्य है। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकती है जब सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को कहाँ पर लाया जाए, तो उनको आगे लाया जाए, उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उनको सरकारी रूप से समर्थन मिले, उनको सरकारी रूप से आरक्षण मिले, उनको नौकरियों में, पढ़ने
पढ़ने में हर जगह आरक्षण मिले, तभी जाके सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। तो दोनों तरीके के पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। ये कुछ आर्टिकल हैं, इससे पहले भी मैंने बताया है, और इस आर्टिकल को ज़रा ध्यान में रखिएगा। और इस आर्टिकल को ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि इसका उपयोग आप कहाँ पर करेंगे, तो आंसर राइटिंग में करेंगे। आप देख सकते हैं 15/4, 16/6 ये सब है, यही सब आर्टिकल है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला टॉपिक क्या है, कल मैंने डीप फेक पर एक न्यूज़ पढ़ाया था कि डीप फेक जो होता है किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे इतना बड़ा मुद्दा हो गया क्या है। ये बिल्कुल मुद्दा है। आप तभी इस मुद्दे को समझ सकेंगे जब आप इमेजिन करेंगे कि आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो जाए, तब आप इमेजिन करेंगे कि आप क्या करेंगे उस स्थिति में। किसी बड़े, मैंने बताया था कल भी कि देखिए रश्मिका मंदाना जी के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, क्योंकि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं ये, उनके लिए हज़ारों लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन किसी सामान्य लड़की के साथ अगर ये चीज़ हो जाए तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, बल्कि उसको दूर भगा देंगे अपने से। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो किसी टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है किस पर, तो समाज पर। इस चीज़ को ध्यान में रखा गया था, ना कि कल मैं किसी पर्टिकुलर हीरोइन के बारे में बात कर रहा था। ओके, तो समझिएगा। इस पर भारत सरकार ने रिएक्ट किया है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया था। बच्चन साहब ने खुद ट्वीट किया था। उसके बाद से क्या हुआ, भारत सरकार ने बोला कि देखो भाई साहब, ऐसा नहीं है कि भारत में इसको लेकर कोई कानून है, नहीं है। कल भी मैंने बताया था आपको कि भारत में इसको लेकर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। तो भारत सरकार ने बोला कि स्पेसिफिक कानून भले ही नहीं है, लेकिन कानून है। कैसे है, आईटी एक्ट में भी, आईटी एक्ट जो 2000 ईस्वी का, उसमें भी है कि भाई इलीगल रूप से आप किसी भी पर्सनैलिटी को इस प्रकार से नहीं दिखा सकते। ये भी आईटी एक्ट के तहत एक दंडनीय अपराध होता है। और आईटी रूल 2021 में भी दिया गया है कि जो वेबसाइट होंगे या जो प्लेटफॉर्म होंगे, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इनकी जिम्मेदारी पहली बनेगी कि आप इस तरह के कंटेंट को हटाते हैं कितने घंटे में, 36 घंटे में। और इस तरह के कंटेंट को अपलोड करने वालों को 1 वर्ष की जेल भी हो सकती है, ये भी बताया गया है, और जुर्माना भी अच्छा खासा लगाया जा सकता है। तो भारत सरकार ने इस पर रिएक्ट किया कि आप इस पर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो। अगला आया है WHO का एक रिपोर्ट आया है। WHO का रिपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें किस चीज़ पर बात की गई, ट्यूबरकुलोसिस की बात की गई, क्षय रोग की बात की गई है कि ट्यूबरकुलोसिस मरीजों की संख्या 7.5 मिलियन है, न्यू केसेस सोज WHO ग्लोबल रिपोर्ट। WHO का ग्लोबल रिपोर्ट आया है। देयर वॉज ए मेजर ग्लोबल रिकवरी इन द नंबर ऑफ पीपल। देखिए बहुत बड़ा रिकवरी किया हमने केस में, तो जो टीबी से ग्रसित लोग हैं उनके मामले में हमने बहुत बड़ा रिकवरी भी किया है। देखिए आंकड़े तो ज़रूर कम हुए हैं। कैसे कम हुए हैं, तो देखिए इन्होंने बताया कि 2015 से 2022 के बीच में लगभग 8.7% की दर से क्या हो रहा है, तो कम हो रहा है। लेकिन एक समस्या ये भी है कि अभी भी टीबी जो है ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है मृत्यु का पूरे दुनिया भर में। इसके अलावा और क्या बताया गया है कि जो WHO ने लक्ष्य रखा हुआ है कि 2025 तक दुनिया भर के 50% टीबी का हम लोग क्या करेंगे, तो समाप्त कर देंगे। उस लक्ष्य से भी बहुत पीछे कौन चल रहा है, तो WHO चल रहा है। तो ये ज़रूर बताया गया। लेकिन टीबी के बारे में देख लेते हैं कि भारत सरकार कौन कौन से कार्यक्रम को चलाती है, और बाकी वही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट जानना है। और टीबी से संबंधित रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस चीज़ को जारी करती है। ओके, एक आंकड़ा और देखिएगा क्या है, तो इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जो है कलेक्टिवली अकाउंटेड फॉर नियरली 60% ऑफ द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल। 60% जो कमी आई है वो किसके कारण से आई है, इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जो है, इसमें जब टीबी के मरीजों की संख्या कम हुई है, इसके कारण से सबसे बड़ा क्या हुआ है, तो आंकड़ा कम दिखा है आपका। ओके, देखिए क्षय रोग के बारे में क्या लिखा हुआ है कि क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है। यह व्यावहारिक रूप से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। सामान्य फेफड़े, फुफ्फुस, फेफड़े के चारों ओर का स्तर, लिम्फ नोड्स, आंतों, रीढ़ व मस्तिष्क को प्रभावित करता है। संचरण किस प्रकार से इसका होता है, इसका संचरण होता है, यह एक वायु जनित संक्रमण है। यानी कि अगर टीबी संक्रमित कोई इंसान है तो आपको एयर के थ्रू आप भी संक्रमित हो सकते हैं। जो संक्रमित के साथ निकट संपर्क विशेष रूप से खराब वेंटिलेशन वाली घनी आबादी वाले जैसे क्षेत्रों में फैलता है। ऐसी जगह जहां पर वेंटिलेशन की सुविधा नहीं होती है सही, या तो इस तरह के रूम में रह रहे हैं या इस तरह की कॉलोनी में रह रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंस है, वहाँ पर इस चीज़ का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। लक्षण क्या होता है, सक्रिय फेफड़े के टीबी के सामान्य लक्षण है खांसी के साथ बबलगम, कभी कभी खून आना, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन घटना, बुखार एवं रात को पसीना आना, ये सबसे बड़ा लक्षण है। इसका इलाज क्या है, टीबी उपचार योग्य बीमारी है। इसका इलाज 4 रोगाणुरोधी दवाओं के 6 महीने के एक मानक अवधि के साथ किया जाता है, जिसमें एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या प्रशिक्षित स्वयंसेवक द्वारा रोगी की जानकारी, पर्यवेक्षण और सहायता प्रदान की जाती है। एंटी टीबी दवाओं का उपयोग दशकों से किया जा रहा है। सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक देश में एक या अधिक दवाएं हो तो प्रतिरोधी उपभेदों का दस्तावेजीकरण भी किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाता है। इतना नहीं जानना है, बस आपको ये जानना है कि भाई क्या है ये और किस तरह से इसका संचरण होता है, इसका उपाय क्या है बचने का। ओके, अगला क्या है इसमें, तो बहुऔषधीय प्रतिरोधी
क्षय रोग का एक रूप है जो बैक्टीरिया कारण होता है, जिस पर आइसोनियाजिड और रेम्फिसिन जैसी 2 सबसे प्रभावशाली क्षय रोग प्रतिरोधी औषधियों का कोई असर नहीं होता है। जो ये बैक्टीरिया होता है ये भी खुद को क्या करता है धीरे धीरे, तो ये भी खुद को धीरे धीरे डेवलप करता है। और इस पर क्या होता है, तो इस पर जो दवा कभी टीबी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती थी, अब ये बैक्टीरिया जो है ये उस दवा को बैठकर खाता है और इन्जॉय करता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता इन दवाओं का। इसको क्या कहा जाता है कि एक ऐसी बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षय रोग हो गया, यानी कि जो मेडिसिन होता है उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक ना। अगला क्या है, MDR टीबी बेडक्विलाइन जैसी दूसरी दवाओं का उपयोग करके उपचार व इलाज योग्य बनाया जाता है। ये जो MDR टीबी है जिस पे दवा का काम नहीं होता है, दवा का उस पर असर नहीं होता है, उसके लिए कौन सा चीज़ यूज किया जाता है, बेडक्विलाइन जैसी जो दवाएं हैं, दूसरी दवाएं, उससे भी पावरफुल दवा, उसका उपयोग किया जाता है। ओके। व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी क्षय रोग का एक गंभीर रूप है, बैक्टीरिया कारण होता है, जिस पर दूसरे सबसे प्रभावी क्षय रोग प्रतिरोधी दवाओं का असर नहीं होता, जिसका रोगियों के पास अक्सर उपचार का कोई अन्य दूसरा विकल्प ही नहीं होता है रोगियों के पास। ओके। अब देखते हैं कि टीबी है तो निपटने के कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। वैश्विक पहल की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल फंड एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ एक संयुक्त पहल फाइट ट्रीट ऑल #एंड टीबी की शुरुआत की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट भी जारी करता है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है, और इसी की रिपोर्ट में आया कि टीबी मरीजों की संख्या तो कम हो रही है, लेकिन हमने जो लक्ष्य रखा कि 2025 तक हम दुनिया के 50% ज़्यादा टीबी मरीजों की संख्या कम कर देंगे, उस लक्ष्य से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। भारत के प्रयास, क्षय रोग उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीति योजना 2017-2025, निक्षय पारिस्थितिक तंत्र किससे संबंधित है, तो टीबी के निपटान संबंधित है। राष्ट्रीय टीबी सूचना प्रणाली, निक्षय पोषण योजना, इसमें मंथली 500 रुपये टीबी मरीजों को दिया जाता है अपने पोषण के लिए। 500 रुपये में कौन सा पोषण होता है, आई डोंट नो। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान, ये सब भारत सरकार का प्रयास है। देखिए प्रयास बहुत सारे भारत सरकार कर रही है और ये जेन्युइन प्रयास है, इसमें कोई मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, वाकई कोशिश कर रही है कि टीबी का समाप्त किया जाए। और सिर्फ यही गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले की गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा कोशिश किया था। ओके। वर्तमान में 2 टीके वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 व MIP माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी क्षय रोग के विकास एवं चिन्हित हैं, एवं ये 2 नैदानिक परीक्षण के चरण 3 में भी हैं। 2018 में निक्षय पोषण योजना की शुरुआत की गई। 2018 में किसका शुरू किया गया, निक्षय पोषण योजना। ओके। इसका उद्देश्य पोषण संबंधी जरूरतों के लिए प्रतिमाह 500 रुपये का प्रत्यक्ष लाभांतरण किया जाता है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में DBT के द्वारा 500 रुपया पर मंथ दिया जाए। किसके लिए, तो जो टीबी के मरीज होते हैं उनके पोषण के लिए देती है भारत सरकार। क्यों देती है भाई, क्योंकि भारत सरकार को भी टीबी का समाप्त करना है 2030 से पहले तक, इसलिए भारत सरकार इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन हम क्या हैं, आंकड़ों में भी हम पीछे चल रहे हैं। अगला देखिए क्या है, तो अगला ये गांधी जी कहाँ से आ गए, ये तो आरक्षण वाली चीज़ें थी, यहाँ पर कैसे आ गए, ऊपर नीचे हो गया पॉइंट थोड़ा सा। गांधी जी का मानना था कि सर्वोदय सभी का विकास, अंत्योदय कमजोरों का कल्याण के माध्यम से ही पूरा होगा। आरक्षण से संबंधित नीतियों पर ये मैं बात कर रहा हूँ, ये ऊपर नीचे थोड़ा सा पॉइंट हो गया है। दार्शनिकों ने इस दृष्टिकोण से विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि यदि आप दुनिया में अपने स्थान जाने बिना इसे डिजाइन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकेंगे। आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए एक बहुमूल्य साधन है, लेकिन पूर्ण स्वराज के कई साल गुजरने के बाद भी इसे त्यागने का समय आ गया है, जो प्रायः राजनीतिक हेरफेर के अधीन होती है। इसके बदले कुछ ऐसे अपनाने की आवश्यकता है जो अगले दशकों में अधिक सार्वभौमिक हो। ये इन्होंने विचार दिया था, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, वहाँ पर ये विचार मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसको इसमें सम्मिलित किया था कि देखिए आरक्षण जरूरी चीज़ है, लेकिन चूँकि 75 वर्ष हो गए हमें आज़ादी को, और हम आरक्षण पिछले 75 वर्ष से देते आ रहे हैं और उसका फ़ायदा भी मिला है कुछ लोगों को, तो हम क्यों ना अब कोई नई नीति को शुरू करें टारगेटेड डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह की नीति जिसमें कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं उनको रिजर्व करके और भी उनको कुछ न कुछ सुविधा दी जाए, जिससे क्या हो, जिससे हमें उनको ऊपर उठाने में मदद मिल सके। ओके, तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक था, जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक की बात की, जिसमें बिहार में जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसकी बात की है हम लोगों ने, उसके बाद से रिजर्वेशन पर हमने बात किया है, पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स को देखा है और उससे संबंधित संविधान के आर्टिकल को देखा है और प्लस और माइनस दोनों पॉइंट समझाया है मैंने आपको। उसके बाद से क्षय रोग पर रिपोर्ट आया है उसको देखा है हमने। उसके बाद से हमने देखा कि डीप फेक पर कौन कौन सी चीज़ें भारत सरकार कोशिश कर रही है कि भाई डीप फेक पर IT एक्ट 2000 के तहत भी मुकदमा हो सकता है और IT एक्ट 2021 के तहत भी यहाँ पर मुकदमा हो सकता है। तो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, मैंने पूरी कोशिश ज़रूर की है। बिहार चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा थी क्योंकि आपके मेंस और PT के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। हो सकता है सीक्वेंस में दे दे कि किस में कितनी गरीबी है, ये बताइए मुझे,
या गरीबी के आंकड़ा जो आप लिखेंगे बिहार में गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए, तो उसमें भी आपको उपयोग होगा। इसलिए मैंने इसको पढ़ाया है, और पढ़िए अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का।